हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं जफर शेख एंड स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ट्राई मोटिव। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं महारिविजन सीरीज के अंदर अनदर चैप्टर ऑफ बायोलॉजी जिसका नाम है इवोल्यूशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक महारिविजन सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही 2 चैप्टर कवर करवा चुका हूं। तो ये हमारी सीरीज का 3rd चैप्टर होने वाला है। इवोल्यूशन पूरी तरीके से एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसको पढ़ते वक्त बच्चों को बहुत ज़्यादा ही मौत आ रही होती है। उनको लगता है कि इवोल्यूशन पढ़ के क्या ही फायदा होगा, बट इवोल्यूशन से इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं जिसको स्केप करने का मतलब है कि आप लोगों की गिनती गधों में होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इजी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे आपको मार्क्स देके जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को जल्दी से समझना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से पूरी यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी, क्या क्या थ्योरीज किन किन साइंटिस्टों ने दी हैं और किस तरीके से यहाँ पर इवोल्यूशन होता गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि इवोल्यूशन है क्या। टाइम टू टाइम चीज़ों के अंदर होने वाले चेंजेस को ही एक टाइप का इवोल्यूशन कहा जाता है। और दूसरी बात कि आपको पता होना चाहिए हमारा यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो पहले बना था। यानी कि पहले के टाइम पर क्या था कि बहुत ज़्यादा मास एक सिंगुलैरिटी नाम के पॉइंट के अंदर कंसिस्ट थे। यानी कि एक पॉइंट था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट के क्लस्टर पार्टिकल्स आकर इकट्ठा थे और वो वहाँ पर धीरे धीरे पास में आते गए, उसके अंदर का मास बढ़ता गया और बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ जिसको साइंटिस्टों ने नाम दिया बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से ये बताया जाता है कि जितना भी क्लस्टर पार्टिकल था, जितना भी डस्ट था, स्नो था, वो सारा का सारा इस बिग एक्सप्लोजन के बाद बहुत ही दूर दूर तक जाकर फैल गया, जिसके अंदर आज हमारी पूरा यूनिवर्स बसा हुआ है। और आपको पता है कि इसी यूनिवर्स के अंदर कहीं एक गैलेक्सी है जिसको कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी, और वो गैलेक्सी हमारी ही गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम आता है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से सारे प्लेनेट बने हैं उसी तरीके से हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ, मून और आपके सन और अदर प्लेनेट भी बने हैं। तो चलिए उन सब की बातें छोड़ते हैं, क्योंकि अगर वो बात करूंगा तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसको हम कॉस्मोलॉजी के अंदर बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं अर्थ की। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अर्थ जब बना है, यानी इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, तो आपको याद होनी चाहिए कि 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। जब अर्थ बनी थी तब ये एक डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस का मिक्सचर था जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा कह सकते हो उस टाइम पे अर्थ पे रहने लायक एटमॉस्फेयर नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर एटमॉस्फेयर नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। ओनली क्या होता था कि हर दिन सुबह शाम क्या होता था कि वोल्केनो का इरप्शन हो रहा होता था, वोल्केनो के अंदर से लावा निकलता था और वोल्केनो की लावा जो था वो कुछ टाइम बाद तक सरफेस पे रहता था अर्थ के और ठंडा होता रहता था, और उसी लावा के उसी धधकते लावा में से गैसेस निकलती थी, वाटर वेपर्स निकलते थे। गैसेस के अंदर भी निकलता क्या था, आपका मेथेन गैस निकलता था, अमोनिया निकलता था और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती थी। आपको यही पता होना चाहिए कि जब अर्थ बन रही थी तो उस टाइम पर आप ये कह सकते हो कि हमारा अर्थ एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर लाइटनिंग, थंडरिंग एंड लावा का कॉम्बिनेशन होता रहता था। अब लाइटनिंग का क्या इंपैक्ट पड़ता था, लाइटनिंग आकर ये जो वाटर वेपर थे, इन वाटर वेपर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक करते थे, और यही ऑक्सीजन की वजह से आगे चलकर धीरे धीरे हमारी पृथ्वी के अंदर ओजोन लेयर बनी। एंड जब ओजोन लेयर बन गई उसके बाद हमारी पृथ्वी के अंदर बना एटमॉस्फेयर। अब आपको पता है कि अगर किसी भी प्लेनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर बन गया तो आप जानते हो कि वहां पर धीरे धीरे रहने लायक कंडीशन होने लग जाती है। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि वोल्केनो के अंदर से भाप बन के निकलती थी, यानी वाटर वेपर थे, तो क्या होता था कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होते थे, जिसकी वजह से वाटर बनना स्टार्ट हुआ। एंड वाटर बना तो आपको पता है कि वाटर भाप बन के ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगा एंड आपकी वाटर साइकिल चलेगी, जिसकी वजह से जो ये लावा ठंडा होके रुक गया था एंड बहुत बड़े बड़े
अर्थ के ऊपर होल हो गए थे और उन्हीं होल के अंदर ये बारिश चली, कई सालों तक बारिश चली, जिसको कहते हैं हम कई डिकेड्स तक रेन हुआ, रेनिंग सीजन रहा, जिसकी वजह से हमारे ओशन बने, हमारे लेक्स बने, हमारी सीज बनी। एंड इस तरीके से कहीं जाकर 500 मिलियन ईयर बाद, यानी कि अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर बाद जाकर हमारी अर्थ रहने लायक बन पाई। उसी के बाद 3 बिलियन ईयर एगो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ हमारी अर्थ के ऊपर आई। एंड ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद पहले तो नॉन सेलुलर फॉर्म आया, उसके बाद आपका सेलुलर फॉर्म भी आ गया। जैसे कि आप लोगों को पता है, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं, यानी काफ़ी थ्योरी के हिसाब से आपने सुना भी होगा कि जितनी भी लाइफ की फॉर्म है वो कहीं ना कहीं वाटर से ही ओरिजिनेट हुई है। तो कई हद तक ये ठीक भी है, लेकिन अगर बात की जाए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या क्या थ्योरीज आती हैं, तो पहला तो था बिग बैंग थ्योरी, जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर है आपका पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, जो लाइफ अर्थ के ऊपर है वो कहीं ना कहीं बाहर आउटर स्पेस से आई है। एंड उसी के साथ साथ उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप सोचो, अर्थ के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई लिविंग फॉर्म आ जाए, लेकिन सडनली लिविंग फॉर्मेशन होने लगे हमारे अर्थ के ऊपर। तो साइंटिस्टों ने ये कहा कि बाहर से कहीं से एक स्पेसिमन आया जिसके अंदर लिविंग लाइफ के फॉसिल थे। तब जब उनसे ये पूछा गया कि चलिए कहीं ना कहीं जहाँ से भी आया है तो वहाँ पर वो चीज़ कैसे आई, तो इसीलिए इस थ्योरी को भी इसको कैंसिल किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसके एविडेंस नहीं मिल रहे थे। फिर आया हमारा लुईस पास्चर साहब, लेकर आए अपना एक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इनसे पहले पैंसपर्मिया और लुईस पास्चर के पीछे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका ऐसा मानना था कि अगर मैं अपने कपड़ों को, मतलब पसीने वाले कपड़ों को गेहूं के साथ लपेट कर एक कमरे में रख दूंगा तो और उस कमरे को कुछ दिन बाद खोलूंगा तो वहां पर हमें चूहे मिलेंगे। एंड इवन कुछ साइंटिस्टों का ऐसा मानना था कि जो मड है, मड यानी कीचड़ वाला एरिया, वहां से उसके आसपास आपको नए नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। दैट इज द माइंड सेट इन दैट टाइम। साइंटिस्टों का ऐसा सोचना था। इसी को कहा गया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि कहीं से भी, किसी से भी आपकी नई लिविंग फॉर्म आ सकती है। और इस चीज को गलत करा किसने? इस चीज को गलत किया था लुईस पास्चर के स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट ने, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रॉपर यानी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नए लाइफ को ओरिजिनेट करा था। एंड उसके बाद आया था हमारा ओपेरिन एंड हाल्डेन का एक्सपेरिमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने पूरी तरीके से सारे साइंटिस्टों के ब्रेन को सेटल डाउन कर दिया था कि कहीं से भी हो, प्री एग्जिस्टिंग से ही न्यू लाइफ आई है। बट ये क्या था? ये चीज़ ओनली एक थ्योरेटिकल टर्म था जो ओपेरिन एंड हाल्डेन ने दिया था। ये थ्योरेटिकल था। इन्होंने सिर्फ बताया कि कहीं ना कहीं वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिक बनता है, ऑर्गेनिक के बाद फिर प्रोटोसेल बनती है, प्रोटोसेल मिलकर फिर कहीं ना कहीं कीमोसिंथेसिस करती है। कीमोसिंथेसिस वाले फिर अगर कीमोसिंथेसिस करते रहेंगे तो पानी के अंदर सारा केमिकल खत्म हो जाएगा। देन फिर उनमें से कुछ अपने आप को ऑटोट्रॉफिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वहां से न्यू लाइफ फॉर्म हो जाती है। बट ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट था। तो इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हमारे मिलर साहब ने, जिनका आपको नाम याद रखना है, जिनका एक्सपेरिमेंट भी याद रखना है। एस.एल. मिलर साहब ने अपने टीचर के साथ, अपने एक गुरु के साथ मिलकर, जिनका नाम था यूरे, उनके साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्पार्कल डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर इन्होंने क्या करा, जैसे जैसे कंडीशन हमें ओपेरिन हाल्डेन ने बताया था, इन्होंने सिमिलर लैब के अंदर उन कंडीशन को बनाया। एंड इवन आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग में अर्थ का कंडीशन था, लाइटनिंग, थंडरिंग, वोल्केनिक इरप्शन एंड मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे गैसेस, सब कुछ सेटअप इन्होंने प्रोवाइड करवाया था। इवन इन्होंने बहुत ज्यादा हाई लेवल की वोल्टेज एंड 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी प्रोवाइड करवाया था अपने एक्सपेरिमेंट में। और फिर कहीं जाके इन्होंने एक लाइफ फॉर्म करके दिखाया था। तो दिस इज योर ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसको एक बार आप एनसीईआरटी से रीड जरूर कर लेना और बेटर क्लियरेंस आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं
कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्योरी, यानी कि अगर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करूं कि किस तरीके से लाइफ के अंदर डे बाय डे उस टाइम से लेकर आज तक इवोल्यूशन होता रहा है, किसकी वजह से हुआ है, कौन सी वो थ्योरी है, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले आपके और मेरे, आपके हो ना हो मेरे तो सबसे प्यारे साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन एंड उन्हीं के साथ उनके को आप बोल सकते हो वर्कर, क्योंकि दोनों ने एक साथ मिलकर एक ही टाइम पर, जगह अलग अलग थी लेकिन काम सेम था। दो साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं, चार्ल्स डार्विन एंड दूसरा अल्फ्रेड वेलेस। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, जिसके हिसाब से ये कहा जाता है कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो भी ह्यूमन या जो भी स्पीसीज अगर नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर के हिसाब से फिटेस्ट है तो उसको नेचर सिलेक्ट करेगी, अदर स्पीसीज वाइप आउट हो जाएगी। तो ये सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन आप लोग पहले से ही जानते होंगे, बट आपको याद रखना है कि जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे वो उन्होंने अपने मतलब उन्होंने किस आइलैंड पे ये थ्योरी के बारे में मतलब पूरी खोज करी थी, वो आपका जो आइलैंड है उसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। एंड एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू में बनता है कि किस शिप से, जो उस शिप का नाम बताओ जिससे हमारे चार्ल्स डार्विन पूरी जगह जगह पे घूमते थे, उसका नाम है HMS बीगल। तो ध्यान रखना, जो आइलैंड है उसका नाम है गैलापागोस आइलैंड एंड शिप का नाम है HMS बीगल। इनफैक्ट आपको अल्फ्रेड वेलेस के भी जगह का नाम याद रखना है कि इन्होंने कहाँ अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस जगह का नाम क्या है, मेले आर्किपेलागो। एंड ये दोनों नाम आपको सेपरेटली ध्यान रखने हैं, और नेचुरल सिलेक्शन देने वाले दोनों साइंटिस्टों का नाम याद रखना, दोनों ने साथ में मिलकर काम किया था। बट ज़्यादातर हिस्से में मतलब ज़्यादा हिस्से में किसके ये वाहवाही आई, हमारे चार्ल्स डार्विन की, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं का था। चलिए अब बात करते हैं अपने एविडेंस फॉर इवोल्यूशन की। तो एविडेंस फॉर इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारे एविडेंस देखे जाते हैं, क्योंकि एक इवोल्यूशन कब से कब तक चलता आ रहा है, इसके लिए अलग अलग टाइप के एविडेंसेस हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है आपका पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल, आपको ये पता होना चाहिए कि पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। एंड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस आप समझ चुके होंगे कि पुराने आपके फॉसिल्स को देखना और उसके हिसाब से देखना कि पहले ये स्पीसीज कैसी थी, आज के टाइम पे इस स्पीसीज में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। ओके, दैट इज योर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। उसके बाद आ जाता है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। इस एविडेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि दो साइंटिस्ट यहाँ पर है, एक है आपके अर्नस्ट हैकेल एंड सेकंड है आपके अर्नस्ट वॉन वियर। अर्नस्ट हैकेल का ऐसा कहना था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितनी भी स्पीसीज है वो सारी की सारी एक ही जैसी होती है, उनमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट हमारे अर्नस्ट हैकेल को डिसअप्रूव किया था अर्नस्ट वॉन वियर ने। उनका ऐसा मानना था, उन्होंने ये कहा था कि मतलब बेशक आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर सभी के सभी स्पीसीज एक जैसी होती हैं, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज का कोई भी प्रूफ एडल्ट तक जाने के बाद नहीं देखने को मिलता है, और यहीं पर अर्नस्ट हैकेल को इन्होंने डिसप्रूव कर दिया था। इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड एविडेंस, जो कि आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजीज। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर मेनली आपको ध्यान कर रखना है, एक है आपका होमोलोगस एंड एनालॉगस। होमोलोगस की अगर मैं बात करूं तो होमोलोगस का डेफिनेशन याद रखना, होमोलोगस में होता क्या है, सेम स्ट्रक्चर यानी बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, बट जो उनका फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। सेकेंड एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस, वेल एंड चीथा। एंड थर्ड एग्जाम्पल याद रखना है, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट एंड ब्रेन। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका होमोलोगस ऑर्गन्स को, यानी होमोलोगस इवोल्यूशन को दूसरा नाम भी दिया जाता है, जिसको कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि सेम उनका ओरिजिन सेम है बट एक ही ओरिजिन से अलग अलग डायरेक्शन में ही जा रहे हैं काम करने के लिए। ओके, अगर बात करूं मैं एनालॉगस की, तो एनालॉगस में फंक्शन सेम होता है बट इनके बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। यानी इसका एग्जांपल आप ऐसे याद करोगे, आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस। दूसरा एग्जांपल है आपका फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन।
एंड तीसरा एग्जांपल आप ये भी याद रख लेना, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो यहाँ था, ये हो गया आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। फोर्थ बात करते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन की, यानी कि मौत की कहानी इंग्लैंड के अंदर। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले क्या था कि जो पेड़ के तने थे या सरफेस थी वो बहुत ज़्यादा मतलब प्योर थे, साफ सुथरे थे, जिसकी वजह से वहां पर दो टाइप के मॉथ रहा करते थे, होते थे बेसिकली। एक का कलर था व्हाइट और दूसरा था ब्लैक। अब होता क्या था कि सरफेस, पेड़ की सरफेस साफ होने की वजह से व्हाइट वाले अपने आप को अच्छे से कैमोफ्लेज कर लेते थे, बट ब्लैक वाले अपने आप को कैमोफ्लेज नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से कीड़े उनको खा जाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इंग्लैंड के अंदर, तब हुआ ये कि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं और वेस्ट मटेरियल की वजह से जो हमारे पेड़ की बार्क थी या सरफेस था उसके ऊपर मतलब वो खराब होने लग गई, वो डार्क, उसके ऊपर कह सकते हो आप कि पिगमेंटेड वो होने लग गई। अब जिसका असर ये पड़ा कि जो व्हाइट वाले मॉथ थे, अब व्हाइट वाले मॉथ खुद को कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे थे, बट जो ब्लैक मॉथ थे वो अपने आप को बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज कर पा रहे थे, और इसी वजह से व्हाइट वाले मॉथ को कीड़े या फिर बर्ड्स बड़े इजीली ही आइडेंटिफाई करके खा रहे थे। एंड दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है, यही आपका नेचुरल सिलेक्शन है। यही आपका फोर्थ एविडेंस था इवोल्यूशन का। एंड लास्ट आपका जो है वो है बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी कि अगर आप किसी भी चीज का बार बार यूज करते हो तो एट द एंड में उसका कोई फायदा नहीं रहता है। और यही चीज आपकी एनसीईआरटी ने दिखाया भी है। ये बताती है कि अगर आप बार बार किसी एंटीबायोटिक का यूज करते हो या फिर किसी भी पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का यूज करते हो तो एट द एंड में जिस ऑर्गेनिज्म के लिए आप ये यूज कर रहे थे वो अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेती है और उसके ऊपर उस चीज का कोई असर नहीं पड़ता है। दैट इज योर फिफ्थ टाइप ऑफ एविडेंस। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, एक और टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन। अच्छा, एडेप्टिव रेडिएशन की अगर बात करो तो यहां पर दो चीजें मिलने आपको ध्यान रखनी है। एक है डार्विन फिंचेस की कहानी और दूसरी है आपकी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की कहानी। अब डार्विन फिंचेस की कहानी क्या कहती है, जब डार्विन एक आइलैंड पे पहुंचे तब उन्होंने ये देखा कि एक आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड। उस आइलैंड पर क्या था कि अलग अलग टाइप की बर्ड्स है, यानी बर्ड की जो बिक है यानी जो चोंच है, डिफरेंट टाइप की चोंच वहां पर बर्ड्स के अंदर पाई गई। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो इंसेक्ट ईटर हैं, तो उनके पास जो उनकी चोंच है वो ब्रॉड है, बड़ी है। कुछ ऐसी हैं मतलब कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनकी चोंच छोटी है, पतली है। कुछ की ऐसी हैं जो नुकीली है। तो इसके हिसाब से डार्विन ने बताया एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में कि एक ही ओरिजिन से अलग अलग टाइप की स्पीसीज बाहर जा सकती है। एंड वहीं पर दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी ये देके समझाती है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, यानी कि ये ऐसा, आप इसको एडेप्टिव रेडिएशन को ऐसा समझो कि ऑर्गेनिज्म एक, लेकिन इसी ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट हो गए। अब ये दो पार्ट अपने आराम से अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं। यानी इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसा समझो कि किसी फैमिली के अंदर दो बेटे हैं। अब एक बेटे को उठा के ले गया पुलिस वाला एंड एक बेटे को उठा लिया, किडनैप कर लिया किसी डाकू वाले ने। तो आप खुद जानते हो कि बेटे तो एक ही घर के थे, एक ही पेरेंट के थे, तो उनके अंदर कैरेक्टर तो उन्हीं के होने चाहिए। लेकिन एक की परवरिश करी एक पुलिस वाले ने और एक की परवरिश करी किसी डाकू ने, तो वो उनके ही चाल ढाल में ढल जाएंगे एंड उन्हीं की तरह आगे अपना फंक्शन करेंगे। तो यही आपको समझाता है एडेप्टिव रेडिएशन कि एक ही स्पीसीज है, लेकिन अगर वो कहीं और जाके रह रहे हैं, किसी और के तरीके से रह रहे हैं, तो उनका तरीका एंड रहने सहने बोलने या फिर फंक्शन का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है। यही आपका एडेप्टिव रेडिएशन है। अब एनसीईआरटी ने आपको एडेप्टिव रेडिएशन के लिए एक बहुत बेहतरीन सा कॉलम बना के दिया है, जिसके अंदर उसने दो कैटेगरी सिलेक्ट करी है। पहले कैटेगरी के अंदर है प्लेसेंटल मैमल एंड सेकंड कैटेगरी के अंदर है आपका मार्सुपियल यानी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। यानी हुआ क्या कि पहले एक ओरिजिन पर, एक जगह पर प्लेसेंटल मैमल रहा करते थे। जब जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, जब वहां से ऑस्ट्रेलिया बना, तो वही आपके जो प्लेसेंटल मैमल थे वो बट गए, डिवाइड हो गए। लेकिन जो प्लेसेंटल थे उनके अंदर तो कैरेक्टर फीचर अलग थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया पे शिफ्ट हुए थे यानी ड्रिफ्ट के थ्रू वो चले गए, उनके अंदर कुछ अलग ही
आप बोल सकते हो फीचर्स या फिर क्वालिटीज आ गई थी। एंड ये आपका था एडेप्टिव रेडिएशन। तो ये था हमारा इवोल्यूशन के ऊपर पार्ट 1, जिसके अंदर हमने बेसिक चीज़ों को, यानी इवोल्यूशन क्या है एंड कैसे इसकी थ्योरीज आई थी, किस किस तरीके से एविडेंस थे, एडेप्टिव रेडिएशन, ये सब देखा। पार्ट 2 के अंदर अब हम जो देखेंगे वो मेन कोर कॉन्सेप्ट वहाँ पर है, क्योंकि उसके अंदर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी बिग बैंग प्रिंसिपल एंड ह्यूमंस का इवोल्यूशन, और वहीं से ज़्यादातर सवाल आते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इवोल्यूशन के बारे में कुछ नॉलेज हो जाए, वो भी इस चैप्टर को छोड़ के ना जाएं। एंड सेकेंड पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, एंड ऑल द बेस्ट।